गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब सही होंगे। सीखना शुरू करते हैं, शुरू से सीखना शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट से, और इंग्लिश की वो सबसे छोटी यूनिट है लेटर। लेटर जिससे हम मिलकर बनाते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स से हम मिलकर बनाते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस को मिलकर बनाते हैं हम पैराग्राफ। लेटर्स जिसे हम सब जानते ही हैं, हमने कल भी पढ़ा था कि लेटर्स हमारे 26 होते हैं। वर्ड्स वर्ड्स हम जानते हैं ताकि हम सेंटेंस को पहचान पाएँ कि सेंटेंस में किस कौन सा वर्ड किस जगह यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। सेंटेंस को जानने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हम वर्ड्स को जानें। आइए जानते हैं। वर्ड्स को जानने का तरीका है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, इसे हम किसी भी इन तीनों में से किसी भी नाम से पहचान सकते हैं। कोई किसी नाम से कहता है, कोई किसी नाम से कहता है, लेकिन हम इन्हें किन्हीं तीन नामों से पहचान सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन से इसे पहचानते हैं कैसे होता है ये। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ words used for different purposes in a sentence are called parts of speech। आई होप आप सब नोट कर रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना ज़रूरी है। बिना नोट्स के अगर आप पढ़ोगे तो आप कुछ क्षण तक याद रहेगा। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप इसे बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। काइंड्स ऑफ वर्ड्स से हमारा मतलब है काइंड्स ऑफ वर्ड्स से मतलब है हमारा काइंड्स ऑफ वर्ड। इसमें हम सब जानते हैं कि एक होता है हमारा नाउन, एक होता है हमारा प्रोनाउन, एक होता है हमारा एडजेक्टिव, एक होता है हमारा एडवर्ब, एक होता है हमारा वर्ब, एक होता है हमारा प्रीपोजिशन, एक होता है हमारा कंजंक्शन, और एक होता है हमारा इंटरजेक्शन। बहुत से टीचर आपको डिटर्मिनर भी नोट करा देते हैं, लेकिन डिटर्मिनर इज़ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो आइए ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है वर्ड क्लासेस की, इसे समझते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ड्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। से हमारा क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है कि अगर हमें किसी सेंटेंस में किसी चीज़ की विशेषता बतानी हो तो उसमें हम किसे यूज़ करेंगे? उसमें हम एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। अगर किसी नाउन के बदले कोई वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसे उसके लिए हम किसे यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका प्रोनाउन। अगर हम किसी अगर जैसे हम किसी को नेमिंग वर्ड या किसी की पहचान बता रहे हैं तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका नाउन का। किसी की कोई क्रिया बतानी है कि ये क्रिया हो रही है, उसके लिए यूज़ करेंगे हम वर्ब का। तो ये सब
किसके थ्रू पहचानेंगे? हम ये पहचानेंगे उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है इसके साथ ही कि सम वर्ड्स कैन बिलोंग्स टू different classes depending on how they are used in a sentence। इस सेंटेंस से हमारा क्या मतलब है कि some words can belongs to different classes depending on how they are used in a sentence। not all, हमने लिखा है some, केवल कुछ ही वर्ड ऐसे हैं। जैसे इसे हम एग्जांपल से समझें। अगर मैं आपको लिखूं कि ये मैनी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैनी क्या है, तो आप सब कहोगे कि सर मैनी, मैनी प्रोनाउन है। चलो इसे मान लेते हैं कि आपने कहा कि प्रोनाउन है। जैसे मैनी आर प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ मैनी सब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे मैनी को हम कह सकते हैं कि ये प्लूरल प्रोनाउन है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक प्लूरल प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि मैनी स्टूडेंट्स हैव कम, तो यहाँ मैनी किसका काम कर रहा है? अब यहाँ मैनी इस नाउन की विशेषता बता रहा है। अगर जो नाउन की विशेषता बताता है उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैनी क्या है, तो आप उससे कहोगे कि पहले सर आप इसे सेंटेंस में लिख के बताओ, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैनी क्या है। मैनी एक प्रोनाउन है या मैनी एक एडजेक्टिव है। आइए इसे एक एग्जांपल से वो समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको लिखूं कि हाई, तो अगर आपसे क्वेश्चन हो कि हाई क्या है, तो अगर बहुत से बच्चे कहेंगे सर हाई एक एडजेक्टिव है। जैसे हम कहेंगे हाई जंप। लेकिन अगर हम कहें कि अगर मैं आपको लिखूं कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, तो अब आप बता सकते हो कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो उड़ रही हैं। कैसे उड़ रही हैं? ऊंचा उड़ रही हैं। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर क्वेश्चन करे कि हाई की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो आप उससे कहोगे कि पहले आप इसे सेंटेंस में लिख के बताओ, तभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या फिर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपको लिखूँ डॉग, तो डॉग को सब हम जानते हैं कि डॉग एक नाउन है, यस, जो कि है भी। और अब मैं लिखूँ, अब हम लिखते हैं कि या हम लिखें कि दिस इज़ माई डॉग। यहाँ पे डॉग क्या है? यहाँ पे डॉग नाउन है। लेकिन अगर मैं लिखूँ योर मेमोरीज डॉग में, यहाँ पे डॉग क्या है? यहाँ पे डॉग वर्ब है जिसका मतलब होता है सताना। तो बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप तभी बता पाओगे जब वो सेंटेंस में यूज्ड होंगे। तो इसलिए आपको अगर कोई वर्ड में ऐसा लगे कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकती है, तो आप उससे कहोगे कि सर पहले आप इसे लिख के बताओ, तभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। आइए समझते हैं अपना पहला वर्ड, पहली पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, जिसे हम हिंदी में
संज्ञा के नाम से जानते हैं। नाउन comes from लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है नोमेन, और नोमेन का मतलब होता है नेम। और नेम से हम क्या करते हैं, किसी की आइडेंटिटी देते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि नाउन इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जो किसी को आइडेंटिटी देने का काम करे, क्या हम उसे नाउन कह सकते हैं? यस, डेफिनेटली। हेंस नाउन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर हम इसे प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स, या हम कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये सबसे इजी डेफिनेशन है। आपने जो भी आपने आज तक पढ़ा है कि वो भी सही है, लेकिन एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है ना नाउन की, वो आप कहते हो नाउन जिससे किसी भी को हम आइडेंटिटी देने का काम करते हैं उसे हम नाउन कह सकते हैं। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन हम इसे दो कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। पहला ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। चीज़ें वही हैं, लेकिन बस हमने डिवाइड कर दिया इजी बनाने के लिए कि ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते थे हम पहले, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऐसे पढ़ते हैं। आइए पहले हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पांच नाउन: कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं केवल कॉमन और प्रॉपर है। चीज़ें यही, लेकिन हमने इसे केवल दो ही कैटेगरी में सीमित कर दिया कि ये कॉमन और प्रॉपर। ये हमने कैसे किया? ये ऐसे किया कि जो टाइप्स हैं वो तो यही हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में केवल दो ही टाइप्स हैं, कॉमन और प्रॉपर। फिर ये सर ये तीन क्या है? मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट क्या है? ये हैं फॉर्म्स ऑफ कॉमन नाउन। ये रूप हैं आपके कॉमन नाउन के ही। ये रूप हैं तीन: मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। नाउन हमारे पास दो हैं, कॉमन और प्रॉपर। और कॉमन के हमारे पास तीन रूप हैं, जैसे मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर टाइप्स और फॉर्म में क्या अंतर है। ये एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ गॉड। लेकिन ये तो हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ गॉड हो गए, लेकिन इनके 10 रूप, विष्णु जी के 10 रूप हैं। उन्हें हम कहते हैं फॉर्म्स। ये हमारे जो रूप बन के आए हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, ये हैं उनकी फॉर्म्स। लेकिन जो हमारे ओरिजिन है वे हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इससे हमारा तात्पर्य होता है एक से अनेक का बोध। ये हमें एक से अनेक का बोध कराती है, यानी उसकी पूरी क्लास का बोध कराती है। जैसे हम कहें कि जैसे हम एग्जाम्पल लें, हम कहें डॉग, तो डॉग से उसकी पूरी जाति का बोध करा रही है। अगर हम कहें टीचर, तो ये टीचर्स की पूरी जाति का बोध करा रही है। अगर हम कहें मैन, तो ये उस आदमी की पूरी जाति का बोध करा रही है। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन जो द ओनली वन का बोध कराए। जैसे डॉग, जैसे ये कोई हम कह रहे हैं डॉग है, तो इस डॉग के कहने से हम इसकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन इसी डॉग को, जो ये कॉमन नाउन है, इसी डॉग को अगर हमने इसका कोई नाम रख दिया ओलिव, जिसे हमने प्रॉपर नाउन में चेंज कर दिया, क्योंकि इससे अब द ओनली वन का ही बोध हो रहा है। हमने केवल इसे ओनली वन में कन्वर्ट कर दिया। द ओनली वन, केवल इससे अब केवल इसी डॉग, केवल इसी का बोध हो रहा है। जो द ओनली वन का बोध कर रहा है उसे कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। जैसे रेड फोर्ट, जैसे सपना चौधरी, केवल वो द ओनली वन का बोध कराए। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं मटेरियल। जिसे हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिससे कोई चीज बनाई जा सके या बनाई जा सकती है। जैसे राइस, गोल्ड, सिल्वर। अब हम इससे, जो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म है कॉमन नाउन की, आइए समझते हैं कैसे आप इससे एग्जांपल से रिलेट कर पाओगे। जैसे अगर मैं कहूँ राइस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो अब बताइए राइस से किसका बोध हो रहा है? राइस से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। दैट इज, इसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। और कॉमन नाउन किस रूप में आया है? कॉमन नाउन आया है मटेरियल नाउन के रूप में। आइए ये केवल एक ओवरव्यू समझा रहे हैं हम आपको, ताकि जब हम आगे सेंटेंस पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे सेंटेंस, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप डिनोटिंग वर्ड। जैसे ज्यूरी, टीम, फैमिली, etc। अब आप इसे ही समझोगे कि ये कैसे कॉमन नाउन के रूप में आता है। जैसे हम कहते हैं अ टीम मस्ट बी यूनाइटेड, या अ क्लास मस्ट बी डिसिप्लिन्ड,
तो यहाँ पे टीम, अगर हम टीम को कहें तो टीम से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। ये कॉमन नाउन किस रूप में आया है, और टीम से हम ग्रुप डिनोटिंग वर्ड का भी बोध हो रहा है। तो कॉमन नाउन आया है किस फॉर्म में, कलेक्टिव नाउन की फॉर्म में। और क्लास, क्लास कॉमन नाउन का बोध करा रहा है, और किस फॉर्म में आया है, कलेक्टिव नाउन की फॉर्म में। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही हमारा है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम बहुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। बहुवाचक संज्ञा से हमारा अर्थ है जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, मदरहुड, चाइल्डहुड। ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये कंक्रीट नहीं है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इन्हें हम छू नहीं सकते। लेकिन ये भाववाचक संज्ञा, भाव आपको भाव का अर्थ देंगे, या आपको किसी चीज़ के प्रति भाव का अर्थ प्रदान करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं बचपन हर गम से बेगाना होता है। क्या इस बचपन से मेरे बचपन की बात हो रही है, आपके बचपन की बात हो रही है, या हम सबकी बचपन की बात हो रही है? इससे हम कैसे हम छू सकते हैं? नहीं, इससे हम भाव, इसके भाव को हम महसूस कर सकते हैं। हेंस ये आया है हमारी कॉमन नाउन की एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में, और इसे हम लिख सकते हैं childhood is aligned to every sorrow, बचपन हर गम से बेगाना है। ये हम केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो जब हम सेंटेंस पढ़ें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ें। डिटेल में पढ़ेंगे जब हम दोबारा से इसे पढ़ेंगे, नाउन, प्रॉपर नाउन को, नाउन पे आने वाले एरर्स को जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे तो इसे अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब रूप के बाद हम जानते हैं टाइप्स, या कह सकते हैं काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। रूप मैंने इसके बता ही दिया आपको, तीन होते हैं, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इसके टाइप भी होते हैं। टाइप्स इसके होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक हमारे होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरे को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब आपने सभी को, अब आपको पता होगा कि काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन हमने बचपन से सुनी है कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते। लेकिन ये आधी अधूरी डेफिनेशन है, यही है हमारा आधा अधूरा ज्ञान, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश बोलने सीखने में प्रॉब्लम आती है। आइए सीखते हैं इनकी आइडियल डेफिनेशन। काउंटेबल नाउन, noun which can be made plural is called काउंटेबल नाउन। जिस नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय का हम बॉयज कर सकते हैं, गर्ल का हम गर्ल्स कर सकते हैं, ट्री का हम ट्रीज कर सकते हैं। एस और ई एस लगा के हम इसका प्लूरल बना सकते हैं।
लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, a noun cannot be made plural is called अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन का एस और ईएस लगाने से पर प्लूरल ना बने उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर हमारा ब्रिक्स या न्यूज़ या हमारी एडवाइस या हमारी इंफॉर्मेशन या हमारा लगेज, जैसे हम न्यूज़ को या एडवाइस को इंफॉर्मेशन को ब्रिक्स को गिन सकते हैं। जैसे एक न्यूज़, दो न्यूज़, ब्रिक्स एक ब्रिक, दो ब्रिक, एडवाइस एक एडवाइस, दो एडवाइस। व्यवहारिक तौर पे तो हम इन्हें गिन सकते हैं, लेकिन हम इनमें एस या ई एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बना सकते। इसी वजह से इन्हें हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के रूल बनाते वक्त या जिसने भी लैंग्वेज के रूल बनाए हैं उसने आइडियल कंडीशन को देखते हुए अगर कोई वर्ड में एस या ई एस लगाने से प्लूरल बन रहा है तो वो काउंटेबल है। लेकिन अगर कोई सी वर्ड में अगर हम उसे गिन तो पा रहे हैं, व्यवहारिक तौर पर फिजिकली गिन पा रहे हैं, लेकिन एस या ई एस लगाने से उसमें प्लूरल नहीं एक नए वर्ड का इन्वेंट हो रहा है, तो उसे हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर हम वाटर है, क्या वाटर को अगर हम पानी कह रहे हैं तो क्या अगर वाटर्स का वाटर्स कर सकते हैं पानियाँ? नहीं, एस लगाने से इसका प्लूरल ये नहीं बना, इससे बना है हमारा एक नया वर्ड जिसे हम वाटर से हम समुंदर का बोध कराते हैं। अगर हम कह रहे हैं वुड लकड़ी, अगर हम वुड्स करते हैं तो ये गलत हो जाता है। वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। अगर हम कहते हैं रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, और अगर हम कहते हैं रिचेस तो ये गलत हो जाता है। ये ऐसी ये इस लगाने से प्लूरल नहीं, ये एक नए वर्ड का इन्वेंट करता है जिसे हम धन दौलत कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम इसे कुछ वर्ड्स में हम फिजिकली तो इन्हें गिन सकते हैं व्यवहारिक तौर पर, लेकिन फिर भी हम इसे अनकाउंटेबल कैटेगरी में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि एस और ई एस लगाने से ये प्लूरल नहीं बनाते। एस और ई एस लगाने से ये एक नए वर्ड का इन्वेंट करते हैं। और इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्था होती है, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि व्यवस्था होती है कि किसी भी वर्ड में हम एस या ई एस लगाकर एक नए वर्ड का इन्वेंट कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, लेकिन अगर आपको ये इंग्लिश रूपी महाभारत की जंग जीतनी है तो आपको अपना सारथी मजबूत चुनना होगा। जैसे अर्जुन ने अपना सारथी श्री कृष्ण को चुना था, ऐसे ही अगर आपको ये युद्ध जीतना है तो आपको अपना सारथी मजबूत करना होगा। और इंग्लिश में वो सारथी आपका बन सकता है आपकी वोकैबुलरी। इसलिए हम आगे से नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि जब तक आप वोकैबुलरी नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए वोकैबुलरी ज़रूर स्ट्रॉन्ग करनी है। आज की बात यहीं तक रखते हैं। साइनिंग ऑफ, डू बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।